बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 और यूनिट नंबर 6 हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेस चैप्टर है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और काफी बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को समझना है, फिर टॉपिक पे कमांड हो तो आप इजीली आसानी के साथ क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से हर क्वेश्चन समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन हर पार्ट में हल करके दूंगा आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 6। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो जाए। तो हमारे चैप्टर 6 है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट यूजेस अलजेब्रा एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो लफ्ज लिखे हुए कि अलजबरा को इस्तेमाल करें। अब अलजबरा में जिस तरह आपके जहन में आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह की चीजें, और कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ऐसी चीज होती है जो एक्स वाई प्लेन होता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरे पास। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर टू रिप्रेजेंट एंड स्टडी ज्योमेट्रिकल फिगर्स, इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम फिगर्स को स्टडी करें, सच एस वो पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है और कर्व्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट 3, 2 है। ये जो डिस्कशन है हमारे पास 3, 2 दैट रिप्रेजेंट इन एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके बाद हमने कहा लाइंस को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, एक लाइन यू पास कर रही है, एक लाइन यू पास कर रही है, एक लाइन यू पास कर रही है। ये 3 लाइंस हैं, L1, L2, L3। इसकी स्टडी भी हमारे पास क्या कहलाती है जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री में। इसी तरह हमारे पास कर्व्स हो सकती है जी। कर्व से मुराद कोई ट्राइंगल हमारे पास हो सकती है। हम देखेंगे कोई ट्राइंगल हमारे पास इस तरह बन सकती है। तो कहने का मकसद इन फिगर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस करना एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाता है हमारे पास। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंकरेंट लाइंस। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन क्या होता है हमारे पास, 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट लाइंस। 3 लाइनें उस वक्त कंकरेंट लाइंस होंगी इफ दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट। तो कहने का मकसद पहली बात तो क्लियर हो कि कंकरेंट लाइन के लिए 3 लाइन का होना जरूरी है। THREE 3 लाइंस का होना जरूरी है। कहने का मकसद ये मेरे पास L1 लाइन है, ये मेरे पास L2 लाइन है और ये मेरे पास एक और लाइन है L3। तो कहने का मकसद L1, L2, L3 तीनों एक पॉइंट P पे मीट कर रही हैं। अगर तीनों एक पॉइंट P पॉइंट पे मीट कर रही तो इसका मतलब है ये कंकरेंट लाइंस है। अगर तीनों पॉइंट एक सिंगल पॉइंट पे मीट ना कर रहे हो तो ये कंकरेंट लाइंस नहीं होंगी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है कि कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करें इसमें कंकरेंट लाइन कौन सी है, तो हमने सिर्फ इतना देखना है कि 3 लाइंस कहां मीट कर रही हैं, वो तीनों लाइंस कंकरेंट लाइंस। दूसरा, अगर हम मैथमेटिकल की तरफ जाएं तो मैथमेटिकल इस तरह होता है, हमारे पास 3 लाइन लिखी जाती है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। मैथमेटिकली हमारे पास ये लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ, कब कंकरेंट होती है हमारे पास, अगर इनका डिटर्मिनेंट x के साथ कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और कांस्टेंट C1, इनका डिटर्मिनेंट फिर x का A2, B2, C2, तीसरा A3, B3, C3 इक्वल टू 0। मैथमेटिकली 3 लाइंस कंकरेंट उस वक्त होंगी जब हमारे पास एक्स वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखे पहली लाइन का, ये लाइन 1 है, ये हमारे पास लाइन 2 है और ये हमारे पास L3 से मुराद लाइन 3 है। इनके कोफिशिएंट हम डिटरमिनेंट में पुट करें, इसको एक्सपेंड करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो हम कहते हैं ये लाइंस हमारे पास कंकरेंट है।
अब हम मूव करते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, जहां हमने आइडेंटिफाई करके देना है कंकरेंट लाइंस है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है। कहते हैं विच सेट ऑफ लाइंस आर कंकरेंट इन द गिवन फिगर। कहते हैं कौन सी लाइन जो है हमारे पास कंकरेंट है नीचे वाले फिगर्स में। ऑल्सो टेल द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो हमें बताए कहां पे ये पॉइंट्स कंकरेंट है, यानी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इनकी कौन सी है। तो सबसे पहले हम फिगर 1 की तरफ देखते हैं। फिगर 1 में हमने देखना है ऐसा पॉइंट जहां पे तीन लाइंस मीट कर रही हूं। अगर मैं पहले पॉइंट की तरफ देखूं तो पहले पॉइंट पे मेरे पास ये पॉइंट ए है। इस पे एक लाइन आ रही है हमारे पास क्यू, ये जो लाइन है ये आ गई क्यू। दूसरी लाइन इससे पास हो रही है हमारे पास पी। तीसरी लाइन ये पास हो रही है हमारे पास एम। तो क्यू पी और एम, ये देख लें, क्यू ये वाली लाइन, पी ये वाली लाइन और एम ये वाली लाइन, ये ए पॉइंट पे मीट कर रही है। किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया क्यू पी एम कंकरेंट लाइंस है एट पॉइंट ए। ये सिर्फ आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब अगर हम बी को एनालाइज करें तो बी पॉइंट जो है हमारे पास, इस पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं जी। एक लाइन तो हमारे पास एल आ रहा है, ये देखें, ये बी पॉइंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास लाइन एल है। फिर दूसरी लाइन हमारे पास पी है और तीसरी लाइन हमारे पास एन है। तो ये किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे हमारे पास तीन लाइंस मीट कर रही हैं, देखिए एल, पी और एन। तो ये हमारे पास तीन लाइंस कंकरेंट है एट पॉइंट बी, ये हमने लिखना है। अच्छा जी। अब हम तसल्ली के लिए देख लेते हैं सी पॉइंट। तो सी पे एक लाइन एल आ रही है और एक लाइन क्यू आ रही है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। जब दो पॉइंट्स होंगे तो ये कंकरेंट नहीं हो सकते। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, कंकरेंट लाइंस के लिए तीन लाइन का होना जरूरी है। तो सी पॉइंट नहीं है। डी पॉइंट चेक करें तो डी पॉइंट हमारे पास एक एन है और एक उसी तरह क्यू लाइन आ रही है। ये भी दो पॉइंट्स हैं तो ये भी कंकरेंट नहीं हो सकता। अगर हम ई पॉइंट को डिस्कस करें तो ई पॉइंट की एक लाइन एम है और दूसरी लाइन हमारे पास एन है। तो ये तो दो पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कंकरेंसी थ्री लाइंस कौन सी? पी क्यू एम ए पॉइंट पे कंकरेंट है और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ए पॉइंट है। एल पी एन हमारे पास थ्री लाइंस कंकरेंट है किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। ये आपने सिंपल करके लिख देना। चेक करें। मैंने लिखा फिगर 1 के लिए ए इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द लाइंस पी क्यू एंड एम। जो मैंने वहां पे लिखे थे पी क्यू एंड एम वो यहां लिख दिए, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। बी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द लाइंस एल एम एंड एन, ये आपने जस्ट स्टेटमेंट लिख देनी है। फिगर 1 का क्वेश्चन पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिगर 2 देखते हैं जी। फिगर 2 में हमारे पास जो लाइंस पास कर रही हैं, एक पॉइंट ए है हमारे पास, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है हमारे पास। पहले ए पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो पॉइंट ए में एक लाइन आ रही है ये ए, दूसरी लाइन आ रही है हमारे पास बी, तीसरी लाइन आ रही है सी और एक ये लाइन भी है जो हमारे पास आर है, जो हमारे पास आर है। तो ए बी सी आर चार लाइंस सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और किस पॉइंट पे मीट कर रही है? पॉइंट नंबर है हमारे पास ए। तो मैंने आपको कहा था पॉइंट कंकरेंट के लिए एटलीस्ट तीन पॉइंट का होना जरूरी है और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये चार लाइंस हैं ए बी सी एंड आर जो पॉइंट ए पे मीट कर रही है। तो ए पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा और ये चार लाइंस कंकरेंट होगी। अब अगर हम सी को डिस्कस करें एट सी पॉइंट पे तो एक लाइन आ रही है इस पे आर, सी पे एक लाइन आ रही है आर और दूसरी लाइन है हमारे पास एम, आर एम, ये पॉइंट है हमारे पास सी, ठीक हो गया। लेकिन ये तो दो पॉइंट्स, दो लाइंस हैं आर और एम, तो इसका मतलब ये हमारे पास कंकरेंट नहीं, इसको नहीं लिखेंगे। अब हम डी पॉइंट डिस्कस करते हैं। डी पे एक लाइन आ रही है हमारे पास आर, डी पॉइंट पे यहाँ लिख देते हैं, डी पॉइंट पे डी पॉइंट है हमारे पास और एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास आर, एक आ रहा है हमारे पास क्यू लाइन और एक हमारे पास आ रही है पी। तो डी पॉइंट पे आर क्यू और पी तीन लाइंस कंकरेंट है, क्योंकि कंकरेंट के लिए तीन लाइंस का होना जरूरी है। तो जस्ट आपने ये लाइंस वहां पे लिख देनी है कि पॉइंट ए पे ये चार लाइंस कंकरेंट है और पॉइंट डी पे ये आर क्यू
आर क्यू पी हमारे पास कंकरेंट है। तो चेक करें मैंने लिखा फिगर 2 के लिए ए इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइन ए बी सी एंड आर, चारों लाइंस मैंने लिख दी, और डी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइंस पी क्यू एंड आर, ये आपने सिंपल करके लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें सिर्फ हमने लाइंस को देख के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालना था कि कौन से पॉइंट पे कंकरेंट है और लाइंस कंकरेंट है कि नहीं, ये हमने ग्राफिकल देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 जी कहते हैं चेक वेदर द लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। हमें 3 लाइंस दी हुई है L1 L2 L3 और हमने चेक करके बताना है कि ये कंकरेंट है कि नहीं, और सिमिलरली दूसरे पार्ट में भी यही हमसे पूछा गया है कि ये कंकरेंट है कि नहीं। तो चेक करते हैं हम। तो ये 3 लाइंस है हमारे पास, तो हम लिखेंगे द अबव लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ। ये कब कंकरेंट होंगी, तो हमने पीछे मैंने आपको लिखवाया है कि ये उस वक्त कंकरेंट होंगी जब इनका हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिटरमिनेंट से मुराद जो हमने कोफिशिएंट पढ़े हैं, अगर हम जनरल लिखें तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इक्वल टू 0, यूं लिखा जाता है। और A1 B1 C1 से क्या मुराद, A1 से मुराद x के साथ 3, B1 से मुराद y के साथ -4 और C1 से मुराद -13, यूं लिख देंगे इक्वल टू 0। फिर इसी तरह दूसरे के 8 -11 -33, ये लिख देंगे 8 -11 -33। और आखिरी क्या है 2 -3 -7, 2 -3 -7। तो ये आपने जस्ट क्या किया, इनके कोफिशिएंट्स इंटर कर दी हैं एक्स वाई और कांस्टेंट वैल्यू के, जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में भी आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे, और अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंकरेंट लाइंस है। अगर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये कंकरेंट लाइंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 3 -4 -13, 8 -11 -33, 2 -3 -7। अब आप इसको करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करने। ये आपने सीखा हुआ है जी एक्सरसाइज 2.4 क्लास 11 में, 2.4 2.5 आई थिंक 2.3 2.4 में आपने एक्सपेंडिंग वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो बहरहाल एक्सपेंडिंग का अगर आप भूल गए हैं तो तरीकाकार ये होता है, हमारे पास पहले 3 लिखते हैं, ये हमारे पास रो 1 है, ये वाली पहली रो 1, 3 लिखते हैं, 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, क्या बच गया -11 -33 -3 -7। पहली वैल्यू प्लस होती है, दूसरी वैल्यू हम क्या लेते हैं माइनस। अब आगे -4 है तो -4 लिखा रहेगा इसी तरह। फिर -4 जिस कॉलम और जिस रो में उसको छोड़ दें, 8 -33 2 -7 प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस वैल्यू आती है, यानी प्लस ये माइनस फिर ये प्लस। अब इसकी बारी है -13 की, 13 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें तो 8 -11 बच गया हमारे पास और 2 -3। तो ये हमने एक्सपेंडिंग बाय रो 1 की किया, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में करते होते थे। फिर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बाई 2, -11 मल्टीप्लाई बाई -7, सेंटर में माइनस आता है, -3 मल्टीप्लाई बाई -3, ये एक वैल्यू होगी, माइनस माइनस +4, 8 मल्टीप्लाई बाई -7, फिर सेंटर में माइनस आएगा नहीं, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इससे, 2 मल्टीप्लाई बाई -33, ये आ गया प्लस 8 यहाँ हमने -13 नहीं लिखा, ये लिख दें साथ, तो -13, 8 मल्टीप्लाई बाई -3 -2 मल्टीप्लाई बाई -11। कहने का मकसद सेंटर में माइनस आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 11 7 77 माइनस माइनस प्लस, 33 3 99 माइनस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह प्लस 4 8 7 56, 33 2 66 माइनस माइनस प्लस माइनस 13, 8 3 24 माइनस माइनस प्लस 11 2 22। इसको मजीद हल करते हैं तो 99 में से 77 गए -22, 66 में से 56 गए 10, 24 में से 22 गए -2, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 -22 -66 आ जाएगा, 4 10 40, 13 2 26, इनको ऐड अप करते हैं तो 66 -66 के आंसर आ जाएगा 0, 0 आ गया तो राइट हैंड साइड
तो अगर हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ गया तो गिवन लाइंस आर कंकरेंट। सवाल में ये पूछा गया था चेक वेदर, चेक वेदर का मतलब होता है हो सकता है कंकरेंट हो भी और ना भी हो, तो ये तो इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिख देंगे गिवन लाइंस आर कंकरेंट। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, x प्लस 2y-4 इक्वल 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, 4x प्लस 5y माइनस 13 इक्वल 0। सेम उसी तरह क्वेश्चन करना है जिस तरह पहला पार्ट किया है। गिवन लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 से मुराद क्या है, x का कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 2 और अकेला नंबर -4 यानी 1 2 -4, 1 2 -4। अगले में क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, y का -1 और कांस्टेंट -1, 1 -1 -1 चेक करें, 1 -1 -1, 4 5 -13 चेक करें, 4 5 -13। फिर मैंने आपको बताया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, मॉड है हमारे पास, तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे, रो 1 से मुराद ये वाली जगह, तो क्या तरीका कार होता है, 1 लिखते हैं, 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते हैं, तो क्या -1 5 -13 ये लिख देंगे। फिर पहली वैल्यू प्लस, फिर दूसरी वैल्यू आती है माइनस, तो -2, अब 2 जिस कॉलम में और जिस रो में इसको छोड़ दें, तो क्या 1 -1 4 -13 ये लिख देंगे। प्लस माइनस फिर दोबारा प्लस, अब यहाँ -4 है तो वो आप -4 ब्रैकेट में लिख दें, तो 4 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, 1 -1 4 5 ये लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंड करने से। तो अब इसको मजीद आगे हल करते हैं जी। 13 1 जा 13 माइनस माइनस प्लस, अब 5 1 जा 5 सेंटर वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। 13 1 जा 13 माइनस आ जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 4 1 जा 4 माइनस है और सेंटर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 प्लस 5 18, 13 में से 4 गया -9, 9 2 जा 18 प्लस 18 आ जाएगा। 5 प्लस 4 9, 9 4 जा 36, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आ गया विच इज राइट हैंड साइड। सो गिवन लाइंस आर कंकरेंट, गिवन लाइंस आर कंकरेंट। तो ये हमने शो कर दिया कि गिवन लाइंस हमारे पास कंकरेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए इफ द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, x माइनस वाई इक्वल 0, 3x प्लस ए वाई प्लस 1 इक्वल 0 आर कंकरेंट। अब इस सवाल में लाइंस कंकरेंट है, हमने ए की वैल्यू निकालनी है, जो ए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हमने इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस गिवन लाइंस आर कंकरेंट, अगर कंकरेंट है तो ये कंडीशन होल्ड कर दी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। अब जो पहली लाइन है जो इसके कोफिशिएंट है 2 -1 और 3, यानी a1 2 है, b1 -1 c1 3, 2 -1 3 ये लिख दिया, 2 -1 3 ये जनरल फार्मूला। फिर अगली लाइन में x माइनस वाई इक्वल 0 है, अगर यहाँ चेक करें ना तो यहाँ आपके पास x है y है लेकिन कांस्टेंट मिसिंग है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 0। तो इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 -1 और 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर हमारे पास नहीं था तो हमने सिफर लिख दिया, 1 -1 0। आखिरी क्या है 3a और 1, 3a और 1, तो चेक करें 3a 1। आगे आपने जस्ट एक्सपेंड करना है, उसी तरह एक्सपेंडिंग बाय रो 1 2, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, -1 0 a1, फिर दूसरी वैल्यू माइनस आ जाएगी लेकिन यहाँ -1 मौजूद है तो वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे, -1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ दें 1 0 3 1, और फिर प्लस प्लस माइनस, फिर प्लस 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, 1 -1 3a इक्वल टू 0। ये 0 चलता रहेगा क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाल ली है। -1 1 जा -1 और a 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 3 1 3 1 a से मल्टीप्लाई होकर a और -3 मल्टीप्लाई बाई -1, सेंटर में जो माइनस आता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, क्योंकि -1 में से 0 निकाले -1 ही आएगा, 1 इंटू 1 और ये a माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0, 2 1 जा -2 प्लस 1, 3 a जा 3a 3 3 जा
9 इक्वल टू 0। 3a, 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 गए 8 इक्वल टू 0। तो 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, प्लस 8 को साइड में भेजें तो a क्या आ जाएगा -8, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये प्लस था जाके माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड। तो a की वैल्यू -8/3 पुट की जाए तो गिवन लाइंस हमारे पास कंकरेंट है, लेकिन क्योंकि सवाल में कहा हुआ था कि कंकरेंट है a की वैल्यू निकाले तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक मालूमात का पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने निकालना है जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लाइन है L1, ये एक लाइन होगी L1 और ये एक लाइन है मेरे पास L2। जो L1 लाइन है इसकी स्लोप को मैं कह देता हूँ M1, यानी M1 क्या हमारे पास स्लोप है लाइन L1 की, ठीक हो गया। जो L2 लाइन है इसकी स्लोप को मैं कह देता हूँ M2 और स्लोप जो है M2 हमारे पास है लाइन L2 की। L1 और L2 के दरमियान कोई एंगल है थीटा हमारे पास, क्या है बच्चों हमारे पास थीटा, और हमें कहा जाए कि दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा निकालें तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू M2 जो बड़ी स्लोप है दूसरे नंबर पे M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये आपके पास दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने का तरीकाकार है कि एक लाइन L1 है जिसकी स्लोप M1 है, M1 से मुराद स्लोप है, लाइन L2 है इसकी स्लोप M2 है हमारे पास। इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो एंगल निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 और 1 प्लस M1 M2। हमने इस लाइन की स्लोप निकालनी है, दूसरी लाइन की स्लोप निकालनी है और फार्मूले में पुट करना है और सवाल हमारे पास खत्म हो जाएगा, जस्ट हमने एंगल निकाल लेंगे। जो स्लोप है बच्चों इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी लाइन को अगर हम y को एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दे तो m हमारे पास स्लोप निकल आएगी। दूसरा हमारे पास मेथड है, अगर लाइन इस शक्ल की लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो जो स्लोप का फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बाहर आएगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये दोनों तरीकों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों वैलिड तरीके हमारे पास। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहता है शो दैट द लाइंस x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस आर कंकरेंट। कहते हैं शो करें ये जो तीन लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक x एक्सिस की लाइन है, तो ये हमारे पास कंकरेंट है। दूसरा आल्सो प्रूव दैट, और हमने शो करना है x एक्सिस बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू लाइंस। तो ये दो सवाल हैं, एक कंकरेंसी हमने चेक करनी है, दूसरा हमने ये शो करना है जो x एक्सिस वाली लाइन है वो बाइसेक्ट करती है फर्स्ट टू लाइंस को। तो हम करते हैं जी इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बच्चों आप लिखेंगे गिवन लाइंस। गिवन लाइंस है हमारे पास L1 पहली लाइन है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, L2 जो दूसरी लाइन थी x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। अब तीसरी लाइन हमें नहीं बताई हुई, कहा हुआ है एट x एक्सिस। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करें, कोई भी ग्राफ एट एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या होता है एक्स एक्सिस पे नंबर होता है x इक्वल टू 3। अगर हम सपोज करें ये जर्नल ए ले लें तो यहाँ पे y क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये होगा एट एक्स एक्सिस हमारे पास y क्या होगा 0। तो ये आपने यूं सिलेक्ट कर लेना खुद से, क्योंकि कंकरेंट होने के लिए तीन लाइन का होना जरूरी है। तो ये हमारे पास पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी और तीसरी लाइन हमारे पास y इक्वल टू 0 आ गई, क्यों एट एक्स एक्सिस क्वेश्चन में दिया हुआ। अब जो लाइन L3 है उसको जरा तरतीब से अगर हम लिख दें तो 0x y प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि जो लाइन होती है हमारे पास उसमें x y और कांस्टेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ x मिसिंग है तो 0x लिख दे, कांस्टेंट मिसिंग है तो 0 लिख दे। तो मैंने पहले लिखा फर्स्ट वी चेक गिवन लाइंस आर कंकरेंट। यहाँ आप इसकी करेक्शन कर लें, फर्स्ट वी प्रूव गिवन लाइंस आर कंकरेंट, क्योंकि सवाल में जो लिखा हुआ है शो दैट द लाइंस और एंड एक्स एक्सिस आर कंकरेंट, तो इसका मतलब ये कंकरेंट आएंगी, हमने चेक नहीं करना। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वी प्रूव गिवन लाइंस आर कंकरेंट।
कैसे कंकरेंट शो होंगे जी? क्या लेंगे जी? पहला 1 1 1 चेक करें जी, 1 1 1, दूसरा 1 -1 और 1, 1 -1 और 1, क्वेश्चन 3 सारा हमने इसी तरह किया था। यहाँ 0 1 0 0 1 0, इसको एक्सपेंड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, सेम प्रोसीजर, 1 जिस रो में कॉलम में उसको छोड़ दे, फिर पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये आप एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये सिंपल है हल करना, -1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 1 जा 1, 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, और सेंटर में माइनस आता है, ये बात याद रखिए। 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, 0 -1 से मल्टीप्लाई होकर 0, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड सो गिवन लाइंस आर कंकरेंट। तो ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया, हमें समझ आ गया कि गिवन लाइंस हमारे पास कंकरेंट है। अब हमने जो खास क्वेश्चन हमारा कि नो वी प्रूव दैट थर्ड लाइन L3, थर्ड लाइन जो L3 थी वो एक्स एक्सिस वाली, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फर्स्ट टू लाइंस L1 एंड L2। कहने का मकसद ये हमारे पास कि अगर मेरे पास एक लाइन L1 है और एक लाइन मेरे पास L2 है, सपोज करने, तो एक और थर्ड लाइन है जो इनको बाइसेक्ट कर रही है, तो हम हमें कैसे पता लगेगा क्या लाइन है हमारे पास? हम क्या करेंगे, L1 और L2 के दरमियान एंगल निकालेंगे पहले, और फिर L3 का किसी एक के साथ एंगल निकाल लेंगे, और फिर चेक करेंगे कि वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ये आपको बाद में जरा क्लियर होगा, पहले आप लिखेंगे हमने एंगल बिटवीन फर्स्ट और सेकंड लाइन हमने सबसे पहले निकालनी। तो उसके लिए क्या चाहिए, भाई स्लोप चाहिए, तो उसके लिए इक्वेशन 1 ले ले जी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 L1, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, कंपेयर करें जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ m है, y x के साथ -1, तो ये m इक्वल टू -1 आ गया। पहली स्लोप है तो आप इसको m1 करार दे देंगे, या वो दूसरा मेथड करना चाहते हैं, उसके मुताबिक स्लोप है हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपकी मर्जी है जो मेथड लगाए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है मेरे पास, y का कोफिशिएंट 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 -1, तो आप चेक करेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा, तो आपकी मर्जी है y को mx प्लस सी लगाएं या ये वाला फार्मूला लगाएं। फिर L2 की स्लोप निकालें जी, L2 की स्लोप क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसको उस साइड में भेज देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर ले, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x के साथ कुछ नहीं है 1, या x के साथ m है, तो दूसरी लाइन के लिए तो m2 इक्वल टू 1। तो आपने पहली लाइन की भी स्लोप निकालनी, आपकी मर्जी है इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, और दूसरी लाइन की भी हमने स्लोप निकालनी। अब हम लिखेंगे एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, तो टेन थीटा 1 का नाम दे देते हैं, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 1 प्लस m1 m2, तो इसकी वैल्यू पुट करें जरा, m2 की वैल्यू है 1, m1 की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और m2 की 1, तो ऊपर 1 प्लस 1 2, नीचे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, नीचे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, टेन थीटा 1, क्योंकि पहला एंगल है तो थीटा 1 का नाम दे देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, थीटा 1 इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। हमें पता है कि टेन इन्फिनिटी कौन से एंगल पे देता है, 90। तो इसका मतलब तो ये हो गया हमारे पास जो लाइंस L1 और L2 है, ये L1 होगी और ये L2 होगी, इनके दरमियान हमारे पास एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। ये हमने निकाल के देख भी लिया, ये हमारे पास आ गया जी थीटा वन आ गया जी 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड लाइन थी, नो वी फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, थर्ड लाइन को लाजमी लेना है, फर्स्ट भी ले सकते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड लाइन है वो L1 L2 को बाइसेक्ट करेगी। कैसे करेगी, अब आप चेक करेंगे, फर्स्ट लाइन की स्लोप, पहले हम फर्स्ट लाइन को लिख लेते हैं दोबारा, फर्स्ट लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और इसकी स्लोप हमने पहले निकाल ली है, वो -1 है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। L3 को अलबत्ता लिख लेते हैं, y इक्वल टू 0,
तो इसके मुताबिक तो इसकी स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स वाला है ही नहीं तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये m3 हो जाएगा। तो m3 की स्लोप हमारे पास 0 आ गई। y इक्वल एम एक्स प्लस सी से भी लगा सकते हैं और कोफिशिएंट वाला तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप करें। अब एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड लाइन क्या फार्मूला जी, tan थीटा 2 हो जाएगा क्योंकि सेकंड के लिए कर रहे हैं। अब स्लोप्स m1 और m3 हैं, यानी एक की स्लोप m1 है एक की m3 है, तो फार्मूला m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 नीचे प्लस m3 m1, तो इनको वैल्यूज पुट करें। m3 की वैल्यू 0 है, m1 की वैल्यू -1 है, 1 प्लस m3 की वैल्यू 0 है, m1 की वैल्यू -1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 नीचे 0 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 आंसर आ जाएगा। tan थीटा 2 आ गया जी 1 के इक्वल, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल बिटवीन फर्स्ट और थर्ड लाइन हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो एंगल बिटवीन L1 और L3 90 था, और जो L3 लाइन है हमारे पास, ये L3, इसका एंगल जो है हमारे पास वो 45 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब हमें यहां से नजर आ रहा है कि L3 लाइन L1 और L2 को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। आप चेक करें ना, थीटा 1 जो है हमारे पास, थीटा 1 ये सारा थीटा 1 है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा 2 चेक करें 45 डिग्री, और L3 ने L2 और L1 को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फर्स्ट और थर्ड लाइन के दरमियान भी एंगल निकाल सकते हैं, सेकंड और थर्ड लाइन के दरमियान, तब भी 45 आएगा। थर्ड लाइन को लेना लाजमी है, फर्स्ट और सेकंड में जिस मर्जी को ले ले। तो नीचे आप लिख देंगे, ये लाइन आप लिख देंगे, फ्रॉम अबव फिगर वी सी दैट थर्ड लाइन L3 बाइसेक्ट फर्स्ट टू लाइंस, और ये आप ग्राफ साथ बना देंगे कि यहां से हमें नजर आ रहा है कि चेक कर ले कि थर्ड लाइन जो है फर्स्ट टू लाइंस को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक नया टॉपिक था एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का, और बीच में स्लोप निकालने का हमने तरीका सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला है। वेयर x1 y1 ये हमारे पास गिवन पॉइंट होगा जो सवाल में किसी न किसी तरीके से दिया हुआ होगा। एक्स वाई जो है ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्स वाई ही रहेगा। देखिए ना, x1 y1 ये गिवन पॉइंट हो गया, एक्स वाई फिक्स्ड हो गया, m रह गया हमारे पास, m है हमारे पास स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप जो है हमारे पास, इसको निकालने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है स्लोप को पहला तरीका हमारे पास स्लोप का है जी, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये स्लोप को फॉर्मूला उस वक्त लगेगा इफ टू पॉइंट्स गिवन, इफ टू पॉइंट्स गिवन, अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला आपने ये लगा देना y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और स्लोप को m से जाहिर किया जाता है, साल लिख भी सकते हैं m। दूसरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अगर लाइन गिवन हो, क्या गिवन हो बच्चों, लाइन, लाइन से मुराद x प्लस वाई प्लस सी इक्वल 0 की शक्ल में, तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। एक और है हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला y इक्वल टू टेन थीटा, ये उस वक्त लगता है जब हमारे पास एंगल गिवन होता है, जब हमारे पास एंगल गिवन हो। तो ये हमारे पास बेसिक मालूमात है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ये इक्वेशन है, ये बेसिक मालूमात, स्लोप्स को निकालने के तरीके ये आपको समझ हो, ये मैंने आपको लिख दी। बच्चों ये जो टॉपिक है आपके पास, ये जो नई मैथ्स की बुक है 9th क्लास की, उसमें ये टॉपिक शामिल है आपका क्लास 9th फेडरल बोर्ड। लेकिन इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने ये टॉपिक शायद पहली दफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पुरानी बुक 9th की पढ़ी हुई है। तो ये टॉपिक अभी लेटेस्ट बुक जो फेडरल बोर्ड है उसमें एग्जैक्टली शामिल है। तो इसके बाद हम
एक थ्योरम है हमारे पास, दो थ्योरम है। एक है हमारे पास अगर एक लाइन L1 हो और एक लाइन L2 हो, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो, दोनों लाइंस पैरेलल से मुराद आमने सामने हो, if two lines are parallel, if two lines are parallel, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, then their slopes will be equal, their slopes will be equal, इनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी स्लोप ऑफ L1 को अगर मैं AB का नाम दे दूं, L2 को मैं CD का, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, यानी इन दोनों लाइंस की स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये बच्चों कब होगा, जब दो लाइंस पैरेलल हो। इसी तरह अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है CD, और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD इक्वल टू -1। मैंने लिखा देन देयर स्लोप्स प्रोडक्ट विल बी -1। तो ये दो थ्योरम आपको आने चाहिए। इसको बाद औकात हम शॉर्टकट L1 की स्लोप को M1 और CD की स्लोप को M2 कह देते हैं, M1 इक्वल M2। और इसी तरह यहाँ M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ AB को हम M1, स्लोप ऑफ CD को हम M2, तो दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये बेसिक मालूमात है सारी जो आपको आनी चाहिए। अब है हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? An altitude of a triangle is a perpendicular line drawn from a vertex to opposite side. Drawn from a vertex to opposite side. यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं नाम दे देता हूं जी ABC। कहता है कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए से ड्रा किया जाए ऑपोजिट साइड, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है जी, बी सी, इस पे ड्रा किया जाए। इसी तरह बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड ए सी है जी। इसी तरह सी के ऑपोजिट वर्टेक्स हमारे पास ए बी है। एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारे पास, ये सारे 90 डिग्री ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड, और इसको अब इट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये हमारे पास एक किस्म की हाइट ऑफ द ट्राइंगल होगी, ये ए डी, ई बी ई और सी एफ। तो हमारे पास ए डी और बी ई और सी एफ ये एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास डेफिनेशन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल की। अब हम इस डेफिनेशन को यूटिलाइज करके क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 जी, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड। हमने किसकी इक्वेशन निकालनी जी, इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालें इन अ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी सी आर गिवन, और व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल था एंगल बाइसेक्ट वाला। 4 भी इंपॉर्टेंट है और 5 भी। तो कहने का मकसद हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ट्राइंगल हमने बनानी है और इनकी इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, और फिर हमने इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी चेक करना है। अब है हमारे पास जी 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। सबसे पहले हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ए हमारे पास एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम 5 है और वाई एक्सिस पे भी मैक्सिमम 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5। कहने का मकसद एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर अपर साइड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। पहला पॉइंट है 4 -2, एक्स का 4 और वाई का -2, एक्स का 4 ये हो गया, वाई का -2 ये। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट अंदाजे से ये आ रहा है जी 4 -2। फिर दूसरा पॉइंट है 5 5, एक्स का 5 वाई का 5, एक्स का 5 वाई का 5 अंदाजे से हमारे पास ये वाली जगह आ जाएगी 5 5, ये आ गया जी बी। फिर है हमारे पास ये बी पॉइंट है। सी पॉइंट है -1 3, एक्स का -1 और वाई का 3,
ये हमारे पास आ जाएगा -1, 3। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई ABC, एग्जैक्टली जो ट्राइंगल हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में बननी चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स निकालने। हमने क्या निकालना है जी, इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड्स, जो हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स क्वेश्चन मार्क। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या था बच्चों हमारे पास, हमने पढ़ा कि जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर साइड होती है वो इसका एल्टीट्यूड है। यानी अगर वर्टेक्स ए ये है हमारे पास, तो इसके ऑपोजिट साइड, मैं इसको ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूँ, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है हमारे पास, ये मेरे पास परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड आ जाएगा एक, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए डी का। फिर इसी तरह दूसरा मेरे पास ये एल्टीट्यूड आ जाएगा, तीसरा मेरे पास ये एल्टीट्यूड। मैं एक एक ड्रॉ करके साथ साथ निकालता जाता हूँ। इन मैंने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड से क्या मुराद, इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है, इक्वेशन ऑफ एडी। तो मैंने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी, यहाँ साल लिख दें, एल्टीट्यूड एडी एक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है जी, ए के बाद बी की बारी, बी का एल्टीट्यूड इस साइड पे आके गिर रहा है ऑपोजिट, तो बी का आप ब्लैक पेन से बनाएंगे, ये आपके पास दूसरा एल्टीट्यूड आ गया जी, बी सी डी हो गया, ये हमारे पास ई पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई निकालना है हमने, ये यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई। फिर तीसरा एल्टीट्यूड क्या होगा हमारे पास, सी के ऑपोजिट। अब सी जो हमारे पास है, इसके ऑपोजिट लाइन हमारे पास ए बी है, तो इसके ऑपोजिट जो लाइन हमारे पास बनेगी वो है हमारे पास, इसको हम एफ का नाम दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने पास जो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स थी, एक ए डी है जो बी सी पे परपेंडिकुलर है, दूसरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई है जो ए सी पे परपेंडिकुलर है, तीसरी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ है जो हमारे पास ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने इन तीनों की इक्वेशन निकालनी है, ए डी बी ई और आखिरी कौन सी लिखी है मैंने, सी एफ। ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स हैं, यानी हमारे पास तीन टारगेट हैं, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी बी ई एंड सी एफ। तो हम बारी बारी इसको करते हैं जी। क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा समराइज करना चाहता हूं कि हमने तीन पॉइंट्स ए बी सी लिए, फिर हमने क्या किया, हर वर्टेक्स से ऑपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मैंने डेफिनेशन भी अभी आपको बताया था। इसी तरह बी के ऑपोजिट ड्रॉ कर दिया, इसी तरह सी के ऑपोजिट, और ये तीनों एक जगह पे आपस में मीट कर रही है, जिसको हम किसका नाम दे देंगे, ओ का नाम दे देंगे। किस चीज का नाम दे देंगे, ओ। और तीन लाइंस जो हमारे पास एक जगह पे मीट करती हैं ये एल्टीट्यूड्स की, उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आर्थो सेंटर। ये एट द एंड जो उसने पूछा था हमसे कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। बहरहाल अब मैं आज आता हूं अपने टॉपिक की तरफ के, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी का फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। मुझे ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है मैंने, जिसके लिए मुझे एक पॉइंट का चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट x1 y1 है और स्लोप m है। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी। अब हम ए डी लाइन पे आते हैं। अगर मैं ए डी लाइन की बात करूं, ए से लेकर डी तक, ए से डी पे हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है जो है 4, -2। तो पॉइंट हमें मिल गया जी 4, -2, यानी जो x1 y1 है मेरे पास विच इज 4, -2। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, y1 की वैल्यू मेरे पास -2। तो पॉइंट से हमारी जान छुट गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट हमें मिल गया है, अब स्लोप मिसिंग है। स्लोप के लिए दोबारा आते हैं। अब ई डी जो है ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है हमारे पास। अगर मैं बी सी की स्लोप निकाल लूं, स्लोप ऑफ बी सी, और कहूं कि ए डी इस पे परपेंडिकुलर है, तो मैंने पीछे थ्योरम में लिखा था इनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लूंगा पहले। तो ये देखें जी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या फॉर्मूला जी,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो मैंने आपको स्टार्ट में बेसिक लिखवा दिया था। तो अब बी पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास 5 5 है, और सी पॉइंट मेरे पास -1, 3। तो वैल्यू पुट करें जी, ये बी पहले है तो ये x1 y1 हो जाएगा, सी बाद में है तो x2 y2। तो 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -1 - 5, ये हो जाएगा। 5 में से 3 के -2 डिवाइडेड बाई -6 विच इज 1/3। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ किसकी आ गई जी, बी सी की, स्लोप ऑफ बी सी। फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो लाइन ए डी है, लाइन ए डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो लिखेंगे सिंस लाइन ए डी परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया है इस क्वेश्चन से पहले कि इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -1 होगा, यानी लाइन हमारे पास जो बी सी है वो यूं लिखी हुई है और ए डी हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर आएगा। दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी जो है मेरे पास वो 1/3 है, अभी मैंने निकाला था। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी 3/1। तो मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ ए डी जो है वो आ गया जी -1, -3। अब हमारे पास स्लोप आ गई है, पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन। अब जो पॉइंट था हमारे पास ए का, वो पॉइंट क्या है हमारे पास, 4, -2। तो 4, -2 मैंने शुरू में लिखा भी था वहां पे, तो y1 की जगह -2 आ जाएगा, m की जगह -3, x1 की जगह 4। तो y प्लस 2 इक्वल टू -3x, 3 4 ज़ा 12। इनको यहाँ शिफ्ट कर दें, 3x प्लस वाई प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आ गई है ए डी की, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी। ये एक पार्ट हो गया। अब हमने एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी निकाल ली। अब इसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई निकालनी है। अब बी ई के एल्टीट्यूड के निकालने के लिए, इक्वेशन के लिए, उसी तरह एक पॉइंट का होना जरूरी है और स्लोप का होना जरूरी है। पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है 5, 5। स्लोप ऑफ बी ई मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर मैं स्लोप ऑफ ए सी निकाल लूं तो मैं लिख दूं बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास इक्वेशन आ सकती है, क्योंकि पॉइंट में मिल जाएगा और स्लोप भी। तो मैं इस डाटा को यूटिलाइज करता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो एक हमें क्या चाहिए, पॉइंट, और एक स्लोप। ये दो चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि x1 y1 गिवन पॉइंट होता है और m हमारे पास स्लोप। तो गिवन पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है जो है b, x1 y1 जो है मेरे पास b विच इज 5, 5। तो x1 5, y1 5। स्लोप मिसिंग है। स्लोप के लिए क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ ए डी निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए सी। क्योंकि ए सी दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स को स्लोप निकालने का तरीका हमारे पास y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है। तो ए सी क्या हो जाएगा, ये पहला पॉइंट x1 y1 होता है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट x2 y2। तो वैल्यू पुट करें जी, 3 - 2 डिवाइडेड बाई -1 - 4, 3 + 2 -5, 5 डिवाइडेड बाई -5 विच इज -1। तो स्लोप ऑफ ए सी -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास -1 है, सिंस लाइन बी ई परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पे। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं, लाइन बी ई परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी पे, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। तो अगर ऐसा है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ बी ई इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी -1 है, माइनस माइनस कट के +1। तो अब हम निकाल सकते हैं जी इक्वेशन ऑफ लाइन जो एल्टीट्यूड है हमारे पास, क्या जी, किसकी, बी ई की, जो हमें निकालनी है। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
y1 x1 y1 पीछे मैं लिख चुका हूँ, 5 है हमारे पास, m की वैल्यू 1 है, x1 भी 5। इसको हल कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, ओ आर x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। इन वैल्यूज़ को इधर भेज दें, +5 आ गए 0, +5 -5 कट गया, ये प्लस वैल्यू उस साइड पे जाएगी, यहाँ 0 बच जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, किसकी आ गई, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बीई। ये जो तीन मैंने लिखे थे उसमें से दो हो गए। अब है हमारे पास लास्ट इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ, ये लास्ट हमारे पास आ गया। अब इसका भी वही तरीका, हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट हमारे पास जो सी एफ पे है वो सी है हमारे पास, तो सी x1 y1 विच इज -1, 3, यानी x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 3, यानी हमारे पास लास्ट एल्टीट्यूड बच गया सी एफ, जो ब्लैक पेन से बने हुए जो मैंने लाइनें लगाई हैं सी एफ। तो जो सी एफ है, सी हमें पॉइंट मिल गए, अब सिर्फ स्लोप मिसिंग है। तो जिस तरह पहले दो पार्ट्स किए उसी तरह हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और कह देंगे जो लाइन सी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सेम जिस तरह दो पार्ट्स किए उसी तरह हम इसको हल करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ए पॉइंट हमारे पास 4, -2 है, दूसरा 5, 5। ये पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। 5 -2 और -2 पे ब्रैकेट 5 -4, इसको हल करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी 7 आ गया। फिर ट्राइंगल पे अगर आप दोबारा देखेंगे, लाइन ए सी एफ ए बी पे परपेंडिकुलर है, जो सी एफ लाइन है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। ये चेक करें, लाइन सी एफ जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, -1। फिर स्लोप ऑफ ए बी तो हमने इसलिए निकाली थी, मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड कर देंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी 7 थी, तो स्लोप ऑफ सी एफ -1/7। फिर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ जो आखिरी बच गया है, ये क्या फार्मूला है जी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब x1 y1 गिवन पॉइंट होता है, मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो c पॉइंट गिवन है, ये x1 है मेरे पास, ये y1 मैंने स्टार्ट में भी लिखा था, y1 की वैल्यू 3, m की -1/7, x1 की वैल्यू -1। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, y -3, 7 डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई, -1 माइनस माइनस प्लस, तो 7 मल्टीप्लाई होकर 7y, 7 3 21, -x -1। इस वाली वैल्यूज को इधर भेज दें, x प्लस 7y माइनस 21 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7y माइनस 21 में से 1 गया, 20 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ। तो तीनों एल्टीट्यूड्स के हमने इक्वेशंस निकाल ली। ये हमारे पास समरी आ गई जी। सवाल में लिखा हुआ था फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स, तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी ये आ गई है, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ये x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर आप डायग्राम से मैच करें इनको, तो ये हमारे पास पहला एल्टीट्यूड ए डी है, दूसरा एल्टीट्यूड बी है, बी ई है, और तीसरा एल्टीट्यूड सी एफ। तो इनकी हमने इक्वेशंस निकाल ली। जब तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, उसके आगे लिखा था एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालें कि ये तीनों कहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ पे ये तीनों लाइंस सेंटर पे मीट कर रही थी, ये हमने अब ये पॉइंट निकालना है जहाँ पे तीनों लाइंस मीट कर रही हैं। नो वी फाइंड इक्वेशन ऑफ कंकरेंसी यूजिंग एनी टू इक्वेशंस, इन दो तीनों इक्वेशंस में से किसी भी दो को हल करके हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकाल सकते हैं। मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 लेता हूँ क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, कांस्टेंट इसमें नहीं है, x इक्वल टू वाई दैट इज इक्वेशन 4, पुट इन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने में, पुट इन 1 करता हूँ, यानी सेकेंडली है तो 1 और 3 में किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो 3x, x की जगह y प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। 3x प्लस वाई था, x की जगह मैंने y लिख दिया। 4y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो y इक्वल टू 5/2। तो इसको पुट कर दें, पुट इन 4, तो 4 में पुट करेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, 5/2। तो इसका मतलब
जो हमारे पास ओ जो सेंटर है जहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट्स मीट किए थे, एक्स कामा वाई का नाम दे देते हैं, 5/2 5/2, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड्स थे वो मीट कर रहे थे। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और जहाँ पे तीनों पॉइंट मीट कर रहे होते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल के, उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। ये भी आप याद रखें। तो हमारे पास यहाँ से ये पता लग रहा है, ये जो ओ पॉइंट आया हमारे पास, ये 5/2 5/2 है, 5/2 5/2, और ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जिसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्थो सेंटर भी है और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं और परपेंडिकुलर। राइट बाइसेक्टर को आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है जी। ये साइड ए बी सी है। अब मैं राइट बाइसेक्टर ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। ए बी का राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है, ए प्रकार ए से नीचे से जरा ज्यादा ओपन करें, ऊपर कट लगाएं, नीचे कट लगाएं, फिर यहाँ पे रख के यहाँ कट लगाएं और यहाँ कट। कहने का मकसद यूं जो लाइन ए बी को डिवाइड करे दो इक्वल पार्ट्स में, यानी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वो हमारे पास कहलाता है राइट बाइसेक्टर। तो जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर भी होती है और ए बी का मिड पॉइंट भी होता है हमारे पास, वही यानी क्या है कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह अगर मैंने बी सी का डिवाइड करना है तो बी सी का कैसा होगा, जिस तरह हम 9 10 में ज्योमेट्री में करते रहे, बी के निच से ज्यादा प्रकार ओपन करेंगे, ऊपर कट नीचे कट, फिर इसी तरह सी पे रख के यहाँ कट नीचे कट, ये हमारे पास बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। इसको मैं क्या कह देता हूँ, M2। इसी तरह ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास M1 है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरे पास M2 है। अब ए सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो ए सी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका तीसरा M3। ये मैंने रफ सा स्केच बनाया। ये तीनों जहां मीट करेंगे हमारे पास, दैट्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। ट्राइंगल में आप देख लें, आपने हर साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। ए बी का राइट बाइसेक्टर ये M1, बी सी का राइट बाइसेक्टर ये M2 और ए सी का राइट बाइसेक्टर मेरे पास ये M3 का नाम मैंने जनरल दे दिया। तो ये हमारे पास बेसिक मालूमात है राइट बाइसेक्टर की। अब इसको यूटिलाइज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जी, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इन द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड बनेगी, हमने उसका पॉइंट राइट बाइसेक्टर सारे निकालने हैं और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी निकालना है। और एक्स वाई जेड हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जो आप कंकरेंसी वाला पॉइंट निकालेंगे जहां पे तीनों मीट कर रहे होंगे उसका क्या नाम होगा। तो ये हम करते हैं सारा जी। जो नाम होगा वो तो मैंने आपको अभी टॉपिक में पहले बता दिए, राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। लेकिन हम इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। अब हम इसको ग्राफिकल प्लॉट कर लेते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ बनती है। तो हमारे पास पहला पॉइंट है 0 0 7 0 7 4, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्सिस पे 7 हो गया, वाई एक्सिस पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट 0 0, तो ओरिजिन हमारे पास आ गया जी 0 0, x0 y0, ये ओरिजिन आ गया। दूसरा 7 0, x का 7 y का 0, तो हमारे पास जो y पॉइंट आ गया है वो 7 0। z है 7 4, x का 7 y का 4, तो ये हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा z 7 4। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये वाला पॉइंट तो हमारे पास एक्स एक्सिस का ही रहेगा, इसको इससे और इसको इससे, ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी।
तो ये मेरे पास मैंने ट्राइंगल बना दी जी। ये हमारे पास एक्स पॉइंट है ओरिजिन, ये वाई पॉइंट है, ये जेड। अब ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो मैं इसको यूं कर देता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास ट्राइंगल का है एक्स वाई जेड, ये वाई है और ये जेड, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब हमने करना क्या है जी, आप लिख देंगे हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं, ऊपर लिख दिया हमने। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालना, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। अब आपको पता हो राइट बाइसेक्टर किस किस का, एक्स वाई का एक, एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर, फिर वाई जेड का, ये मैं लिख देता हूँ वाई जेड का राइट बाइसेक्टर, फिर तीसरा कौन सा हमारे पास एक्स जेड का, ये हमारे पास एक्स है इस पॉइंट पे और ये जेड, यानी तीन राइट बाइसेक्टर हमने निकालने। क्वेश्चन मार्क, ये मैंने प्रॉपर लिख दिया जी। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, यहाँ से देख सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड का राइट बाइसेक्टर और एक्स जेड का, ये तीन राइट बाइसेक्टर आपने निकालने। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, इक्वेशन निकालने का फार्मूला बच्चों वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में सिखाया, वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वाई वन गिवन पॉइंट होंगे और एम हमारे पास स्लोप, यानी हमें एक गिवन पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, ये दो चीजें मुझे मिल जाएं, क्योंकि एक्स एक्स वाई तो फिक्स था, मैंने लिखवाया था, उसको छीनने की जरूरत नहीं है। अगर ये दो वैल्यूज मिल जाए, मैं यहाँ पुट करूँ तो सवाल खत्म हो जाएगा। अब हम आते हैं जी, एक्स वाई का राइट बाइसेक्टर बनता क्या है। ये एक्स है, ये वाई है, इसका राइट बाइसेक्टर जो है, जो एक्स वाई को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। वैसे तो हम ज्योमेट्री के लिहाज से प्रॉपर करें तो मैंने आपको बताया यहाँ प्रकार रखेंगे, निस से ज्यादा ओपन करके ऊपर काट नीचे काट, फिर यहाँ प्रकार रख के यहाँ काट यहाँ काट। तो बहरहाल मैं अंदाजे से कहता हूँ मेरे पास तकरीबन ये इसका राइट बाइसेक्टर बन रहा है जी। मैं ये ड्रा कर देता हूँ, ये मेरे पास इसका राइट बाइसेक्टर है जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रा कर दिया। तो ये एक्स वाई को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ जी एम वन का। एम वन वो मिड पॉइंट है जो एक्स वाई को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, और ये लाइन ऊपर चलती जा रही है। मैं यहाँ पे इस लाइन को नाम दे देता हूँ जी ए का, इस जगह पे। तो ए एम वन, मैंने जो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालनी एक्स वाई का, तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई का इज हमारे पास जो बन रहा है राइट बाइसेक्टर, वो ए एम वन बन रहा है, ए एम वन। तो इसका मतलब हमने ए एम वन की इक्वेशन निकालनी है, ए एम वन की। और यहाँ भी आप लिख लें इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई इज ए एम वन। तो बेसिकली हमने ए एम वन की इक्वेशन निकालनी है। इसी तरह हमारे पास जो वाई जेड का होगा वो हमारे पास यूं ड्रा होगा, बल्कि यूं ड्रा होगा राइट बाइसेक्टर वो, इसी तरह उसको मैं नाम दे देता हूँ। इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर वाई जेड होगा, वाई जेड, वाई जेड का राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये बनेगा यूं। ये मैं बना देता हूँ ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए कि ये मेरे पास बन गया जी एम टू, और ये हो गया पॉइंट मेरे पास बी। तो बी एम टू मेरे पास इसका राइट बाइसेक्टर, और जो तीसरा राइट बाइसेक्टर होगा मेरे पास वो साइड ए सी का होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हो जाएगा एम थ्री, ये वाला पॉइंट एम थ्री हो जाएगा, और ये हमारे पास सी, एम थ्री सी। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने राइट बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई ए एम वन निकालना है, ये मैंने नाम दिया ए एम वन। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर वाई जेड पे बी एम टू निकालना है, ये लिख लें करेक्शन करके बी एम टू। और इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एक्स जेड पे, एक्स जेड किधर गया जी, ये एक्स जेड है, इस पे किसके जी एम थ्री सी या सी एम थ्री। ये तीन राइट बाइसेक्टर निकालने, ए एम वन बी एम टू सी एम थ्री। तो पहले हमने अब ए एम वन निकालना है। अब ए एम वन, ये जो लाइन है ए एम वन, इसके लिए हमें ए एम वन पे एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, ये ए एम वन। अब जो ए एम वन का एम वन पॉइंट है ये एक्स वाई का मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई का फार्मूला लगाऊं तो मेरे पास एम वन आ जाएगा। और ये लाइंस परपेंडिकुलर भी हैं, मैंने लिखा हुआ था डेफिनेशन में परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया अगर मैं स्लोप ऑफ एक्स वाई निकाल लूं तो प्रोडक्ट कर दूं कि ए एम वन परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, तो प्रोडक्ट माइनस वन हो जाएगा, वहां से हमारे पास स्लोप निकल आएगी। तो करते हैं जी पार्ट वन जी। हमारे पास सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ
एक्स वाई, मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। क्या फार्मूला होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब x के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, 0 + 7 डिवाइडेड बाई टू, 0 + 0 डिवाइडेड बाई टू, तो ये हमारे पास 7/2 कामा 0 आ गया। तो m 1.7/2 कामा 0 आ गया। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने किसकी निकालनी है जी, am1 की। तो m1 पॉइंट तो हमें मिल गया। अब जस्ट क्या मिसिंग है, स्लोप ऑफ am1। तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ एक्स वाई निकाल लूंगा, ये x है और ये y, तो फिर परपेंडिकुलर लगा के मैं आंसर निकाल लूंगा। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, जब हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो। तो पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2। तो 0 - 0 डिवाइडेड बाई 7 - 0, 0 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब स्लोप तो हमारे पास, स्लोप ऑफ एक्स वाई हमारे पास 0 आ गई। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब अगर आप फिगर देखें तो फिगर में हमारे पास एक्स वाई यूं था, ये एक्स है और ये वाई था, और जो ए एम वन पॉइंट यूं ड्रा हुआ हुआ था, AM1 वहां से चेक कर लें आप ये। तो हम, और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस लाइन AM1 परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स वाई, अगर एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, स्लोप ऑफ AM1 इंटू स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ AM1 इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ एक्स वाई तो 0 है हमारे पास, तो ये तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ AM1 हमारे पास आ गया जी इन्फिनिटी। अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर AM1। क्या फॉर्मूला है, y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1। और पॉइंट क्या था हमारे पास, m1, m1 मैंने निकाला था 7/2 कामा 0, ये हमारे पास m1 पॉइंट था। तो वैल्यू पुट करें जी, y - y1, y1 की जगह 0, m की जगह इन्फिनिटी, x1 की जगह 7/2। तो y में से 0 गए, y बच गया, इन्फिनिटी की जगह 1/0, x - 7/2, y मल्टीप्लाई बाई 0, x - 7/2, y 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारे पास 0, x - 7/2, x इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, माइनस है उस साइड पे जाके प्लस, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2x इक्वल टू 7, तो 2x इक्वल टू -7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पहले राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गई। अब हमने निकालना है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2। BM2 राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो डायग्राम में अगर हम देखें तो BM2 ये बन रही है हमारे पास, BM2 और ये पॉइंट, यानी YZ हम ले सकते हैं और BM2, ये मैंने वहां से उठा के लिख दिया कि BM2, मैंने अब जो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकालनी है वो BM2, एक पोर्शन मैंने ट्राइंगल का ले लिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2 है, इक्वेशन ऑफ BM2 क्वेश्चन मार्क, इसके लिए एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, ना पॉइंट है ना मेरे पास स्लोप है। लेकिन अगर मैं यूं करूं, क्योंकि ये मैंने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जो राइट बाइसेक्टर होता है, तो मिड पॉइंट ऑफ अगर वाई जेड निकाल लें हम, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, वाई जेड का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा x1, ये x1 y1 है और ये x2 y2। तो 7 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास M2 मिड पॉइंट आ गया है वो 7, 2 है। फिर आप इक्वेशन ऑफ BM2 के लिए हमें पॉइंट मिल गया, क्योंकि y - y1, क्योंकि फार्मूला जो है हमारे पास y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1 है। पॉइंट हमें मिल गया जी x1 y1, ये x1 7 है और y1 हमारे पास 2 है। अब रह गई जी स्लोप ऑफ BM2, स्लोप कैसे निकालें। अब हमें पता है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, डेफिनेशन में भी कहा हुआ है। अगर मैं स्लोप ऑफ YZ निकालूं, क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स गिवन है,
क्योंकि BM2 का तो कोई मेरे पास पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट गिवन है। अगर मैं स्लोप ऑफ वाई जेड निकालू दो पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए और फिर कोई इस पे परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ वाई जेड निकालता हूं मैं, क्या फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y x1 y1 कोऑर्डिनेट होगा और z x2 y2, इस हिसाब से वैल्यू पुट करें। 4 माइनस 0 7 माइनस 7, 4 माइनस 0 7 माइनस 7 0, तो 4 डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो स्लोप ऑफ वाई जेड भी क्या आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी। ठीक हो गया बच्चों। स्लोप ऑफ वाई जेड अगर इन्फिनिटी आ गया है तो सिंस लाइन BM2 परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी का मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन वाई जेड, अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन से देख सकते हैं, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। किसका, स्लोप का, स्लोप ऑफ BM2 इंटू स्लोप ऑफ वाई जेड इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ BM2 हमें निकालना है, इसको यहाँ छोड़ दें, -1 ओवर स्लोप ऑफ वाई जेड, ये लिख दें। तो स्लोप ऑफ वाई जेड तो हमारे पास इन्फिनिटी है, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो इसका मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ BM2 हमारे पास 0 आ गया। तो हमारे पास स्लोप निकल आया जी 0, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। जस्ट अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो लिखें जी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर BM2 y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है मेरे पास 2, क्योंकि पॉइंट x1 y1 की शक्ल में होता है। y12 आ गया, स्लोप 0 है, x माइनस x1 की वैल्यू 7, तो y माइनस 2 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0, तो y इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 0 जो है हमारे पास इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BM2। तो ये हमारे पास दो हो गए। अब बच गए हमारे पास लास्ट। अब लास्ट है इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM3। तो अगर हम CM3 का राइट बाइसेक्टर चेक करें तो ये लाइन है CM, ये C था पॉइंट, ये M पॉइंट था। तो इसका मतलब हमारे पास जो XZ है इस पे CM3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ड्रॉ करते हैं। इसकी कुछ रफ स्केच हमारे पास इस तरह का बनेगा कि ये X है, ये Z है जो हाइपोटेन्यूज था, और CM3 इस पे राइट बाइसेक्टर है। तो हमने जो इक्वेशन निकालनी है वो है, हमने निकालनी जी इक्वेशन ऑफ CM3 निकालनी, इक्वेशन ऑफ CM3। ये रफ फर्क के तौर पे ये वाला बता रहा हूं मैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, CM3 पे एक पॉइंट चाहिए, C हो जाए या M3 हो जाए, और इसकी स्लोप चाहिए। अब देखिए C पॉइंट हमें नहीं गिवन, M3 भी नहीं गिवन, लेकिन M3 को हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास X और Z की वैल्यू गिवन है। X 0 0 है और Z मेरे पास 7, 4 है। अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ XZ निकाल लूँ, जिसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, x1 0, y1 x2 7 डिवाइडेड बाई 2, y1 0, y2 4 डिवाइडेड बाई 2, जो 7/2 और 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आंसर। तो इसका मतलब M3 पॉइंट मेरे पास 7/2 इंटू 2 आ गया। पॉइंट से जान छूट गई मेरी, जो मेरे पास x1 y1 हो जाएगा इस इक्वेशन ऑफ CM3 के लिए। अब आगे, अब मैं स्लोप ऑफ XZ निकालूंगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि ये जब XZ की स्लोप आ जाएगी तो मैं कहूँगा CM3 इस पे परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। XZ की स्लोप निकालेंगे, CM3 इस पे परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1, जैसे पहले पॉट की। तो y2 माइनस y1 XZ के लिहाज से करें जी, 4 माइनस 0 7 माइनस 0 विच इज 4/7। सिंस उसी तरह लाइन CM3 परपेंडिकुलर टू लाइन XZ, तो जैसे पहले पार्टों में किया वैसे ही जो दो पार्ट्स किए हमने, स्लोप निकाली, फिर सिंस लाइन CM3 परपेंडिकुलर लाइन XZ पे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइंस। तो इसी तरह स्लोप ऑफ CM3 लिखेंगे, ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो स्लोप ऑफ CM3 क्या हो जाएगी, -1, और स्लोप ऑफ XZ की वैल्यू 4/7 है, तो ये थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू बन जाएगी -7/4। तो इक्वेशन ऑफ CM3 थ्रू M3 पॉइंट जो हमारे पास है क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
x1 y1 की वैल्यू पुट करें। x1 की वैल्यू 7/2 है, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा हल कर लें, 4 सामने मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू वाई माइनस टू, यहाँ एलसीएम ले लें 2x माइनस 7/2। फिर क्या करें जी, 2 डिवाइड हो रहा है, सामने मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़ा 8 माइनस 7 इंटू 2x माइनस 7। इसी तरह इसको दोबारा लिख लें, 8y से होगा 8y, 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14x, 7 7 प्लस 49। अब इस वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दें, माइनस 14x प्लस 14x हो जाएगा प्लस 8y माइनस 16 प्लस 49 आके माइनस 49, माइनस 49 माइनस 16 ऐड होके माइनस 65। तो 14x प्लस 8y माइनस 65 इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ CM3। यहाँ पे हमारे पास तीनों राइट बाइसेक्टर की वैल्यू निकल आई। अब आप बाकायदा लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM1, ये है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM2 ये निकल आई है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर CM3 ये निकल आई। फिर हमें कहा गया था कि नो वी फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसके लिए क्या करें, इक्वेशन 1 2 3 को हल करें। लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x माइनस 7 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2x माइनस 7 इक्वल 0 है, 2x इक्वल टू प्लस 7, इसको सामने शिफ्ट करें, x इक्वल टू 7/2। इसी तरह y माइनस 2 इक्वल 0 है, y इक्वल टू 2, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की। तो 7/2 और 2 जो है ये इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है, ये तीनों जहां मीट कर रहे हैं ना, ये वाली जगह, ये हमारे पास है 7/2 और 2, 7/2 और 2, 7/2 कामा 2। तो अंदाजे से बंदा देख भी सकता है, अगर परफेक्ट बनी हो तो ये बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस आपस में मैच कर रहे हैं। वाई का 2 है और एक्स का 7/2 का मीन्स 3.5 है, तो 3 और 4 के दरमियान आप अंदाजे से देख लें, ये पॉइंट बिल्कुल 3 और 4 और 2 से मैच कर रहे हैं, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 3.5 हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल है। फिर उसने कहा था हमें कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर और ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए ये हमारे पास द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अ राइट बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में भी बताया था, इसको कहते हैं जी सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है हमारे पास, राइट बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये आधी एक्सरसाइज हमने तकरीबन कर ली है। पार्ट 1 तकरीबन हमारे पास वीडियो का कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा। तो वीडियो अगर आपको बच्चों अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।